अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान पर भी इसी तरह खुदा की ज़ात जो है वो अपनी रहमतें बरसाता रहे और दुनिया में आला मकाम पैदा करता रहे पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं, खुदा की ज़ात अब इसको भी हल करे और आम इंसान जो है उसको रिलीफ मिले। इस तमाम बल्ले-बल्ले, इस तमाम जय-जयकार, इस तमाम क्या बात है, कमाल हो गया, छा गया, इसके असरात अल्लाह करे अब अवाम तक भी पहुँचे। इमरान खान साहब पर कहा जा रहा है कि ये बड़ा कुछ ज़ुल्म किया जा रहा है या बड़ा ज़ुल्म हो रहा है इमरान खान पर और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हुआ है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की जो इंतकाम की सियासत की जा रही थी ना, जो इंतकामी केसेस शरीफ खानदान के खिलाफ बनाए गए थे, इनसे ताहाल अभी तक इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका। जेली केसेस से मुकम्मल रिलीफ मिलने में जितने साल लगते हैं ना, वो उससे शायद ज़्यादा ही साल लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से बतौर ज़मानत जमा कराए गए 7 करोड़ वापस देने की दरख्वास्त मंज़ूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को बतौर ज़मानत जमा कराए गए 7 करोड़ वापस करने की हदायत की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुगर मिल केस में बतौर गारंटी मरियम नवाज़ की जानिब से 7 करोड़ जमा कराए गए। नैब की जानिब से शुगर मिल्स केस ख़त्म होने पर मरियम नवाज़ की जानिब से रकम जो है वो वापस माँगने की ये दरख्वास्त की गई थी। अंदाज़ा करें कि ये जो है 8, 10, 8, 6, 7 साल से खान साहब के दौर में जो झूठे केस बनाए गए थे, जिसमें कोई मरियम नवाज़ का लेना-देना भी नहीं था। मरियम नवाज़ उसमें किसी जगह पे थी भी नहीं। लेकिन उस वक़्त जो केस बनाए गए थे और वो जो रकूम जमा करवाई गई थी, वो अभी तक हुकूमतें पाकिस्तान, अदालतों और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे ज़ब्त है। उसको वापस लेने के लिए अभी तक दरख्वास्तें दी जा रही हैं। इससे अंदाज़ा कर लें कि इस दौर में किए गए जो ज़ुल्म है, आज तक बाकी हैं, उनके निशान अभी तक बाकी है। और यूथियर होंदे ने कि खाना बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, हालाँकि मियाँ-बीवी इकट्ठे ने, खानसामा मिलिया आ, रज के रोटी, पसंद दी रोटी खांदे पे ने, फिर भी कहंदे ने कि हाली बूटा नहीं कटदा। ओवरसीज़ की जानब से मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अप्रैल में 3.53 अ, 3.53 अरब डॉलर जो हैं वो भेजे हैं। यानी इतने डॉलर जो है 1 महीने में ओवरसीज़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भेज दिए हैं जितने हमने यूएई के देने थे। मैं तो कह रहा कि कसम खुदा दी सारे काम छड्ड के ते ओवरसीज़ पाकिस्तान नाल बह के चंगे नशिस्त कर लो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ थोड़े बहुत पैसे हैं ना, ये ते 2 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 6 महीने के पैसे इकट्ठे भेज देंगे ना पाकिस्तान, ये जो अपने घर वालों को भेजते हैं, तो आपके सारे मसले ही हल हो जाएँगे। लो जी 6 महीने आराम-आराम ਨਾਲ खाने जे, ਇਹ पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ भेज देते ने। इससे अंदाज़ा लगाएँ आप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल 2026 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3.53 अरब डॉलर की तरसीलात वतन वतन को भेजी हैं, जो कि अप्रैल 2025 की तरसीलात के मुकाबले में 11% जायद है। मतलब जो अप्रैल में भेजे गए थे 2025 में और जो 26 में भेजे गए हैं, उसमें 11% का इजाफा है। स्टेट बैंक के हकाम का बताना है कि अप्रैल 2026 में मशरक़ वस्ता से 1.9 अरब इन तमाम हालात के बावजूद कि वहाँ पे जंग लगी हुई है, वहाँ पे मसाइल है, सिर्फ वहाँ से 1.9 अरब जो है वो भेजे गए हैं, जिनमें से सऊदी अरब से 84.2 करोड़ डॉलर, यूएई से 73.50 करोड़ डॉलर, दीगर जीसीसी ममालिक से 32.5 करोड़ डॉलर जो है वो भेजे गए हैं। मतलब कि सऊदी अरब जो है वो प्लस है, ज़्यादा है और यूएई जो है वो 4, 5, 6 मुल्क हैं, वहाँ से पैसे जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल की तरसीलात में रवां साल मार्च से आज 8% कम है और मार्च 2026 में 3.83 अरब डॉलर की तरसीलात जो है वो मसूल हुई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के जो इब्तदाई 10 माह में 33.86 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आ चुकी है, जबकि रवां साल के पहले 10 माह की मजमूई तौर पर 33 अरब 90 करोड़ डॉलर भेजे जा चुके हैं। अब देखें ना कि रवां साल के जो इब्तदाई 10 महीने में उसमें 33, तो 33 अगर आगे हैं क्योंकि ये जून तक गिनते हैं, जून तक या कोई जुलाई तक इनका सेशन होता है। ये जनवरी-फरवरी वाला नहीं होता, तो उसमें 33 अरब, तो ये मिला के अगर 40 अरब डॉलर तो खाली आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं। तो इनके साथ रहा थोड़ा-सा एक एक जो अच्छा एक पाकिस्तान में इस वक़्त माहौल चल रहा है, पाकिस्तान की पासपोर्ट की जो दुनिया भर में एक बेहतर अ, दिखाना बेहतर हुआ है। आपका झंडा जो पूरी दुनिया में लहराना है, आपकी पूरी दुनिया तारीफ़ पे तारीफ़ कर रही है।
तो अगर इस बात को जो पाकिस्तानी हैं वो भी इस बात को बहुत देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अपने मज़हब से मोहब्बत, इज़्ज़त में जब इज़ाफ़ा होता है तो बंदे की बल्ले-बल्ले होती है ना सरकार, उसमें तो कोई दूसरी दो राय ही नहीं है। ये तो इस बात का तो अंदाज़ा आपको भी होना चाहिए या इस बात का पता है कि जब आप दुनिया में बाइज़्ज़त तरीके से घूम रहे हैं, बाइज़्ज़त तरीके से आप दूसरों के सामने पेश हो रहे हैं, वो जो छुप-छुपा के सिलसिला था, तो खुद ब खुद दिल करता है कि आप अपने और फिर मौजूदा हालात में जब सिविल और इस्करी अस्करी क़यादत जो है ना, उनका जो ये आपस में एक प्यार और मोहब्बत है और मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाने का ये जो इस वक़्त अज़म है ना, इससे भी तक़वियत मिलती है कि आप पैसे भेजें, इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में आपके पैसे सेफ है। तो अल्लाह करे ये मज़ीद आगे चलें और वैसे भी मौजूदा हुकूमत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर जिस किस्म के इक़दामात कर रही है, जिस किस्म के पाकिस्तान में चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो स्पेशल कोर्ट्स हों, चाहे उनके जो मसले-मसाइल है सुने जा रहे हों, ये भी इसमें काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इनका यूरेनियम हासिल करेंगे, हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करने पड़ें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान, अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर, ताख़ीर और ताख़ीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आखिर उस वक़्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब बाराक ओबामा सदर बने। ओबामा सिर्फ ईरान के लिए नरम मौक़िफ़ रखते थे बल्कि इनके हक़ में चले गए। अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फ़राहम किया। ओबामा दौर में सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नकद रकूम तैयारों के ज़रिए तेहरान भेजी गई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि जब वहाँ पहुँची तो ईरानी खुद भी नहीं जानते थे इसका क्या करें। ईरानियों ने इस तरह के पैसे कभी नहीं देखे थे और ना ही आइंदा कभी देखेंगे। अब जो ट्रंप है ना, इनकी भी कुछ समझ नहीं लगती कि ये चाहते क्या हैं। मुझे मैं आपको अभी ज़रा बताता हूँ कि क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में। जो अगर ट्रंप जंग का दोबारा ऐलान करने जा रहे हैं, तो वो किस बेस पे करने हैं, कैसे करने जा रहे हैं। एक और अहम खबर सामने आई है कि सदर ट्रंप आइंदा कुछ दिनों में 2 रोज़ में शायद चीन का दौरा कर रहे थे। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान का विज़िट भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुमकिन है चाइना जाते हुए या वापस आते हुए पाकिस्तान का मुख्तलिफ दौरा हो सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो ये बड़ी सफ़ारती कामयाबी होगी। हो सकता है ईरान के हवाले से भी पेशरफ्त जो है वो थोड़ा बहुत मुस्बत हो जाए। जी, ईरान जो है वो उसके मामले पर जो ट्रंप का मौक़िफ़ है वो पहले दिन से ही ऐसा है कि वो लड़ाई भी चाहते हैं, सुलह भी चाहते हैं और दोनों चीज़ें नहीं भी चाहते हैं, ठीक है ना जी? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और जहाँ तक ये ट्रंप की बात है कि ट्रंप अगर चाइना जा रहे हैं, तो चाइना जाते या आते हुए ये चाइना आते-जाते हुए चक्कर जो है ना, ये बड़ा अजीब-सा चक्कर है। सफ़ारती तौर पर अगर वो आते हैं, यहाँ पे 1 दिन रहते हैं और 1 दिन रहकर जो है वो बहुत सारी क्योंकि ज़ाहिर है यानी एक 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 पहली बात तो ये है कि 1 2 3 ये डिसीज़न ले लेना, वो मोदी तो है नहीं है कि अपना जहाज़ इधर मोड़ देगा, उतर जाएगा और शादी की तकरीब में हाथ हिलाकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रंप है। ट्रंप के आने से पहले बहुत सारे मामलात होते हैं। आपको तो पूरा इस्लामाबाद फिर बंद करना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप आ रहा है। प्रेज़िडेंट ट्रंप आ रहा है, तो अगर प्रेज़िडेंट ट्रंप आ रहा है तो आपको पूरे का पूरा जो इस्लामाबाद है बंद करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके जहाज़ को 8-10 पहले 15-20 उतरेंगे, वो अपना सारा सामान-शान खोलेंगे, अपने बेड-शेड लाएँगे, तो बड़ा लंबा-चौड़ा चक्कर है। बहरहाल चलो अगर हो जाता है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसके लिए मेरे ख़्याल में बहुत पहले से चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा ना हम सोचें कि इधर से जहाज़ उड़ेगा और हम कहेंगे चलो इधर उतार के आ जाओ। एक चीज़ जो आप इस चीज़ को देखें आबनाए हरमुज़ जो है ना, वो पूरी दुनिया की जान उसके अंदर फँसी हुई है, पहले दिन से। ईरान ने उसको बंद किया, उसका फ़ायदा उठाया, एक हद तक तो वो बात समझ आती है। ईरान ने भी ज़ाहिर है जब आप बिल्कुल चारों तरफ से घिरे जाएँगे, तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा तो करेंगे कि जिससे आपको फ़ायदा हो और दुनिया आपके साथ लगे। फिर दुनिया आपके साथ लगी। आपने देखा कि कैसे अमेरिका और ट्रंप ने तरले किए, मिन्नत की है जी आएँ हमारे साथ मिल जाएँ। हमने आप बनाए हरमुज़ खोलने के लिए तो सब ने कहा नहीं जी हमने तो आपके साथ नहीं आना। ये आपकी लड़ाई है, ये आपने बंद करवाई है, ये आप ही खोलें। लेकिन अब हालात कुछ बदल रहे हैं। जैसे-जैसे ये जो ट्रंप जंग लेट कर रहा है ना या थोड़ा-सा मतलब कि वक़्त दे रहा है, ये ईरान को वक़्त नहीं दे रहा है। वो अपने आप को अंदर ही अंदर वक़्त दे रहे हैं, खुद इस जंग से निकलना चाहते हैं। कॉर्नर पर बैठ के दूसरे ममालिक को अंदर करना चाहते हैं। ये जंग इस खित्ते की जंग बनाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों की जंग बनाना चाहते हैं। आपके नॉलेज में ये बात है कि मिस्र जिसको हम अख़िप्त कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं जिसको आप, मिस्र के जो राफ़ेल हैं या जो उसके तैयारे हैं, वो तमाम के तमाम काफ़ी हद तक जिस तरह आपने अपने तैयारे, आपने अपना जो मुआहिदा सऊदी अरब के साथ किया है, यूएई ने चुपके से वो कभी कहा जा रहा था कि भारत से करेगा, कभी इस्राइल से करेगा, वो उन्होंने मिस्र से कर लिया है। अब जो मिस्र है, उसकी दिफ़ाई ताकत
जो है वो काफ़ी हद तक यूएई में शिफ्ट कर दी गई है। अब कल तक जो मिस्र है वो आपके साथ मिलकर ईरान की और अमेरिका की सुलह करा रहा था। लेकिन अब अगर मिस्र को अच्छी ऑफ़र देखिए ना, आपको भी तो कोई ऑफ़र हुई होगी, आप भी तो सऊदी अरब के साथ अगर बैठे हैं, खाली मुसलमान होने का जज़्बा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो मतलब के ज़ाहिर है मामलात तय हुए हैं ना हमारे सऊदी अरब के साथ, जो इतना बड़ा हम मुआहदा करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो मिस्र है वो भी हमारी तरह मतलब के लड़ने-मरने वाले हैं, तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने भी सोचा कि ये हम अपने हाथ से मौका क्यों जाने दें और फिर सारी बल्ले-बल्ले वाह-वाह जो है वो पाकिस्तान समेट रहा है, तो किसी दूसरी साइड पे खड़े हों। तो यूएई ने जो है इसी किस्म का एक मायदा मिस्र के साथ कर लिया। अब मिस्र के साथ मायदा करने का मतलब जो है जिस तरह आपके तैयारे पहुँच गए हैं, वैसे जो तैयारे हैं वो मिस्र के भी यूएई में पहुँच गए हैं। और अगर कल को ये जंग लड़ती है और यूएई इस जंग में डायरेक्ट आ जाता है, तो यूएई के तैयारे जो हैं या यूएई में जो लड़ाई है, उसकी लड़ाई जो है वो मिस्र लड़ेगा। जिस तरह ये सोचा जा रहा है कि अगर सऊदी अरब की लड़ाई होती है तो उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। तो ये जो पहले दिन से इसराइल की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं गेम है, प्लानिंग है, आस्ता-आस्ता उस तरफ लेके आ रहे हैं आपको और हमें कि आपस में इनको लड़वाया जाए। अब जो ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई है, ईरान और यूएई की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो पूरी इस खित्ते की लड़ाई बनेगी और मुसलमान मुल्कों की लड़ाई बनेगी। आपको ईरान और इराक की जंग भूल जाएँगे, आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग भूल जाएँगी। जो तबाही यहाँ पर होगी, जिसमें ज़ाहिर है आपका मुल्क दरमियान में है, ईरान एक साइड पे है, मिस्र एक साइड पे है, और दूसरी साइड पे यूएई है और उसके सामने जो है वो सऊदी अरब है। और दरमियान में जितने गोला-बारूद हैं, वो आपके रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के ऊपर से गुज़र के जाने हैं। तो जो ट्रम्प है वो अपने तय जो बसात बिछा रहे हैं, जो पीछे अब देखना इसको इतना सादा ना लेना। पाकिस्तान ने जो बड़ी कोशिश की, अब तक जो मुस्लिम ममालिक है, जो यूएई के ममालिक है, जीसीसी के ममालिक है, उनको पाकिस्तान ने रोका हुआ था कि ईरान के साथ लड़ाई नहीं लड़ने का। लेकिन अब आप यूएई वाले जो हैं, वो बाकायदा तौर पे अपना इंतज़ाम कर बैठे हैं। उनको जो टाइम मिला है, उन्होंने जो टाइम गेन किया है, आप देखें ना यूएई का जो जो रवैया है, वो किसी भी तरह से मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सुलह चाहता है, वो तो लड़ाई चाहता है और उसको लड़ाई नज़र भी आ रही है। तो ये आने वाले दिनों में एक एक खतरनाक है कि जो अमेरिका है और अब जो देखें फिर उसके बाद साथ में जो है वो इंग्लैंड और ईयू जो है उसके भी बहरी जहाज़ यहाँ से पहुँच रहे हैं और वो भी ट्रम्प के साथ मिल रहे हैं। अब ट्रम्प के साथ वो भी मिल जाएँगे, फिर आपके पास क्या चॉइस रह जाएगी? जब सारी दुनिया मिल रही होगी और फिर इधर से इंग्लैंड आएगा, इधर से ईयू आएगा, उधर से चाइना कब तक? चाइना देखें, चाइना का एक अपना स्टाइल है। चाइना बिज़नेस तो करता है, लेकिन लड़ाई किसी की कुत्ता नहीं है। चाइना के अंदर अगर अमरीकी सदर आ रहा है, तो वो अमरीकी सदर जो है, उसके साथ इस बात पे बहस-मुबासे नहीं करेंगे कि ईरान के साथ आप क्या कर रहेंगे। उनके बहस-मुबासे अपने हैं, वो अपनी ट्रेड की बात करेंगे, वो अपने तल्कात की बात करेंगे और ईरान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए वो अपने तल्कात ख़राब नहीं करेंगे, ये बात आप याद रख रहे हैं। उनको एक हद तक वो जाते हैं, उस हद तक के बाद वो कहते हैं कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर ईरान सयाना हो, तो इस वक़्त आप नाए हरमज़ खोले, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाइना को अंदर डाले, चाइना की गारंटियाँ ले, चाइना की ज़िम्मेदारी लिए, आप नाए हरमज़ खोले। ये जो पूरी दुनिया में ईरान के बारे में एक पॉज़िटिव जो एक रवैया बन गया था ना कि ईरान के साथ ज़्यादती हुई है। अब नाए हरमज़ में जान है पूरी दुनिया की। आप एशिया से लेकर, आप यूरोप से लेकर, आप अफ्रीका से लेके तेल इसी रास्ते से गुज़रना है और जब तेल नहीं पहुँचेगा, तो फिर ये जो पाकिस्तान में इस वक़्त प्रॉब्लम है, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है, वो सुलह करवाकर बहुत बड़ा चैंपियन बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी अवाम जो है, वो ₹400 का तेल लेने पर मजबूर है और ये मुमकिन नहीं है। मोटरसाइकिल पे जो बच्चा या बंदा काम पे जा रहा है, अगर वो रोज़ को 2 लीटर भी पेट्रोल डलवाए, तो वो ₹800 का बनता है। अगर वो 6 दिन काम पे जाता है, तो अठू-छी का तुसी ज़रा हिसाब ला लो, ये एंड ऑफ डे पे सिर्फ पेट्रोल अगर 6 दिन चलता है, एक मोटरसाइकिल और वो 2 लीटर कितना पेट्रोल है, उसमें कितना चल जाएगा? कितना किलोमीटर कर लेगा 2 लीटर में? तो वो जो 1 महीने का बजट 15,000 का खाली मोटरसाइकिल का बनता है, उसमें गुज़ारा होना मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें मिलती आपको अब नाए हरमुज़ खुलना चाहिए। तो फिर उसमें अगर ये सारे मिल गए, तो फिर ईरान कहाँ जाएगा? फिर ईरान कहाँ खड़ा होगा? तो जो ईरान में ईरान में जो अंदर एक बैठी हुई है ना ताकत, उनको सोचना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ़ उनकी तब तक है जब तक इसमें पूरी दुनिया नहीं घुस आती। जब आप पूरी दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं, आपकी लड़ाई अमेरिका के साथ है, आप लड़ें। लेकिन जब आपने ये लड़ाई शिफ्ट कर दी है पूरी दुनिया के साथ, आपने हरमज़ बंद करने की सूरत में, तो फिर पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी होगी। तो फिर ईरान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएँगी, जितनी जल्दी हो सके। ईरान को चाहिए ये कि ईरान जो है वो मिल जाए चाइना के साथ-साथ, पाकिस्तान के साथ और इन मामलात को हल करे। एक और चीज़ जो है जिस पे हम ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, करनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी जो लोग हैं आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो यूएई है ना, उसमें हमारी जितनी भी लेबर है, वो सारी स्किल्ड लेबर है। वो सारी की सारी कोई ना कोई हुनर जानती है। वहाँ पर हुनर के बगैर कोई नहीं है, क्योंकि हुनर के बगैर आपको काम मिल नहीं सकता।
और फिर सबसे बड़ी बात है जो हमारी यूएई में लेबर है, उनको काम करने की आदत है क्योंकि वहाँ पर एक दिन बिन फारग नहीं रहा जा सकता। आपके वीज़े की फीसें, आपके घर का खर्चा, आपके खाने-पीने का खर्चा, पाकिस्तान भेजने का खर्चा, तो आप 3 दहाड़ियाँ या 3 दिन भी काम पे ना जाए तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते ईयू में। तो अगर आप एक एक खबरें हैं ना कि मतलब कि ईयू से काफ़ी लोग जो हैं कुछ मसाइल की वजह से वापस आ रहे हैं, कुछ काम कारोबार ठप होने की वजह से आ रहे हैं, या कुछ लोगों को वैसे उनसे कहा जा रहा है कि भाई अल्लाह हाफ़िज़, हमारे तुम्हारे अब वो मामलात नहीं रहे, तो वापस जाओ। तो ऐसे में होना क्या चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को 2 काम करने चाहिए। एक तो ये स्किल्ड लोग जो हैं, इनकी एक आते ही एक एक यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इनको रजिस्टर्ड करें कि अगर कोई ऐसे लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, उनकी जॉबें खत्म हो रही हैं, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए या किसी भी मसले की वजह से वापस आ रहे हैं, तो उनको 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 एक रजिस्ट्रेशन एक पूरा रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बनाएँ। उस निज़ाम के तहत उसके अंदर उनको डालें कि ये बंदा 20 साल ईयू में काम करता रहा है, अब वापस आया है, इसकी इस काम में स्पेशलाइज़ है, ये किसी यूनिट चलाने में स्पेशल है, ये सड़कें बनाने में स्पेशल है, ये बिल्डिंग बनाने में स्पेशल है, ये मज़दूरी में स्पेशल है, ये ट्रक ड्राइवर अच्छा है, ये फलाँ इंजन चला लेता है। तो फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, जो आप स्किल्ड लोगों को सऊदी अरब, यूरोप और दुनिया भर में भेजने जा रहे हैं, जो स्किल्ड बच्चों को आप एजुकेशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड बच्चे होंगे। एक तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि ये जो तरसीलात है, ये कम ना हो, ये बराबर है, तो इन लोगों को दूसरे कंट्री में डाइवर्ट करें। जब आपके पास मुकम्मल डेटा उन लोगों का होगा, तो आपके लिए ईज़ी होगा। फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में देखें ना, एक-एक महकमा, अगर आप सुथरा पंजाब ले लें, अगर आप एजुकेशन को ले गए, अगर आपको हेल्थ को ले लें, ये जो आपने अस्पताल बनाए हैं एक-एक साल में पंजाब में, आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि आपको कितनी लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए। वो भी आपके पास आ रही है और फिर जब आपके पास वो एक लिस्ट होगी और उसमें से आसानी होगी कि कौन से लोग किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, उनको कई कामों में दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है आपके मुल्क में बेरोज़गारी भी नहीं होगी। वैसे तो जश्न मार का हक पूरे दुनिया में शान-ओ-शौकत से मनाया गया, लेकिन पंजाब में जिस तरह से मनाया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने वाघा बॉर्डर पर शुरू किया, जहाँ पर हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पहला कदम पाकिस्तान के अंदर रखा था। उस जगह पे जश्न मनाकर दुश्मनों की वो जड़ा हिक ते हाँ जी, पैर रख के नहीं जरा रगड़ीगा जरा, वो वाला काम किया कि हमारी वज़ीर आला की सुपर सीएम की आवाज़ जो है, वो हिंदुस्तान तक भी जा रही थी। हम उनको बता रहे थे कि हमारी कामयाबियाँ क्या हैं, जब आप हर तरफ पाकिस्तानी जहाज़ों का गलबा था और तुम्हारे जहाज़ों का मलबा था, ये हमने उनको बताया। फिर उसके बाद पाकिस्तान भर में जो हुआ पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में, आप मुज़फ्फरगढ़ को देखें, डीसी मुज़फ्फरगढ़ ने क्या खूबसूरत जश्न मार का हक जो है वो किया है। आप मुल्तान को देखें, आप गुजरांवाला को देखें, आप सियालकोट को देखें, किसी भी शहर का, आप शेखुपुरा को देखें, किसी भी शहर का, सबने अपने-अपने स्टाइल से, अपने-अपने तरीके से, जिस तरह 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई जाती थी, जिस तरह 6 सितंबर बल्कि ये 14 अगस्त वाला समा था, 6 सितंबर जो है, वो भी मनाया जाता है, लेकिन ये जो जश्न मार का हक है, ये जिस तरह मनाया गया, इसकी मिसाल नहीं बनती। तो पंजाब वालों ने वो दौरान जंग कहा था ना किसी ने, आपको पता है हमारे एक सूबे के लोगों ने कहा था कि ये जंग पंजाबियों की है, ये जंग इंडिया के साथ है, ये जंग पंजाबी खुद ही लड़ेगा। तो फिर पंजाबियों ने ये जंग भी लड़ी और पंजाबियों ने ये जंग मनाकर साबित किया कि पंजाबी जो है ज़िंदा दिल है, वो चाहे सियालकोट है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो मुज़फ्फरगढ़ है, चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो अटक है, चाहे वो कोई भी ज़िला है। वहाँ के जो डीसी साहबान हैं, एसी साहबान हैं, उन्होंने दिन-रात एक करके रैलियाँ निकाली, उन्होंने जलसे-जुलूस किए, उन्होंने लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत बड़े-बड़े म्यूज़िकल कंसर्ट भी किए, जो कि ज़ाहिर है उसपे बहुत ज़्यादा पे एतराज़ भी हो रहा है। लेकिन खुशी मनाने का एक अपना तरीकाकार होता है। खुशी मनाने का तरीकाकार कोई तय नहीं किया जाता कि खुशी ऐसे की जाएगी या खुशी के मौके पर इतना मुस्कुराया जाएगा, इतना मुस्कुराया नहीं जाएगा। खुशी खुशी है, उसको आप जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं, वो करें। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इतराज़ात हैं, गुजरांवाला में क्या हुआ, फलाँ जगह पे क्या हुआ, जो भी हुआ, ठीक हुआ है। लोग खुश हैं, लोग बाहर निकले हैं, फ्रस्ट्रेशन से जान छूटी है। ये पंजाब हुकूमत की मेरे ख्याल में कामयाबी है। खुद पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी चौक में जो जश्न मनाया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो मरियम नवाज़ जो है, वो तरक्याती कामों के साथ-साथ, अस्पतालों के साथ, एजुकेशन के साथ, सफाइयों के साथ, जब खुशी का मौका आता है, तो पंजाब के अवाम के चेहरों पर खुशी बखेरने में भी कोई कदम पीछे नहीं हटती। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।